नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज ममता बनर्जी ने धमकी भरे अंदाज में कहा, अगर पश्चिम बंगाल में आग लगेगी तो दिल्ली भी नहीं बचेगी। ममता ने कहा कि बीजेपी अगर बंगाल में गड़बड़ी की कोशिश करेगी तो फिर असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट भी नहीं बचेंगे। बीजेपी शासित राज्यों में भी आग लगेगी। ममता बनर्जी ने कहा, अगर बीजेपी ताकत दिखाना चाहती है तो उनकी पार्टी की ताकत भी कम नहीं है। क्योंकि आज बीजेपी ने बंगाल बंद की कॉल दी थी। ममता बनर्जी इस बात से नाराज थी, इसलिए उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धमकी दी। ममता ने कहा कि वो बीजेपी की फंडिंग की एंडिंग कर देंगी। ममता की इस धमकी को बीजेपी ने देश विरोधी बयान बताया। केंद्र सरकार से ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन की मांग की गई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के बर्बर रेप और निर्मम हत्या के मामले में आज पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी रिएक्ट किया। राष्ट्रपति ने कहा, अब बहुत हो गया। कोलकाता की घटना ने उन्हें भीतर तक हिला दिया है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए समाज के हर वर्ग को मिलकर काम करना होगा। हालांकि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रपति के बयान पर आपत्ति जताई। कहा गया कि राष्ट्रपति को सिर्फ कोलकाता की घटना पर दुख हुआ। यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में जब इस तरह के केसेस हुए तब राष्ट्रपति क्यों नहीं बोली? बीजेपी की तरफ से इस पर क्या जवाब आया? केंद्र सरकार का अब क्या करने का इरादा है? कोलकाता के केस में सीबीआई कहां तक पहुंची? सीबीआई को अब तक क्या क्या मिला? ये सब आपको बताऊंगा और यह भी दिखाऊंगा कि कैसे बंगाल में अब तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की सियासी लड़ाई खूनी जंग में तब्दील हो गई है। बंद के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बुरी तरह पीटा गया। ममता की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के सपोर्टर्स पर बेरहमी से लाठियां भांजी, आगजनी हुई और बैरकपुर में तो बीजेपी के नेता पर फायरिंग की गई, बम बरसाए गए। फायरिंग करते हुए अपराधियों की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। यह सब आपको दिखाऊंगा आज की बात में। शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल की तस्वीरों से। आज सुबह से ही पूरे बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर निकले। बीजेपी ने 12 घंटे के बंद की कॉल दी थी। दो मुख्य मांगे थी। पहली, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के परिवार को इंसाफ मिले। डॉक्टर के साथ हैवानियत करने वाले, उसकी निर्मम हत्या करने वालों को फांसी की सजा मिले। और दूसरी मांग थी, कल प्रदर्शन के दौरान छात्र समाज के कार्यकर्ताओं पर जुल्म करने वाले पुलिस अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। जिन 250 स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया है उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। इन मांगों को लेकर कोलकाता, हावड़ा, हुगली, बैरकपुर, 24 परगना, मुर्शिदाबाद, मालदा, बारासात, अलीपुरद्वार, आसनसोल, नादिया, नंदीग्राम से लेकर सिलीगुड़ी और कूच बिहार तक हर जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में प्रोटेस्ट में शामिल हुए। जगह जगह जाम लगाया गया, ट्रैफिक रोका गया, ट्रेन रोकी गई, मेट्रो को भी रोकने की कोशिश की गई। हालांकि आज पश्चिम बंगाल की पुलिस का रुख कल की तुलना में बदला हुआ था। आज पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां नहीं चलाई। पुलिस ने प्रोटेस्टर्स को रोकने की कोशिश की। रेलवे रूट को क्लियर कराने के लिए कुछ जगहों पर सख्ती की गई। क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार ने कल ही सरकारी कर्मचारियों की सारी छुट्टियां कैंसिल कर दी थी, सभी को वक्त पर ऑफिस पहुंचने का आदेश दिया था। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जगह जगह बाजारों को, दुकानों को खुलवाते हुए दिखाई दिए। बीजेपी की कोशिश बंद को सफल बनाने की थी। ममता की पार्टी के लोग बीजेपी के बंद को फेल करने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। बंद का असर मिला जुला रहा। सिलीगुड़ी में बंद पूरी तरह सफल रहा। कोलकाता में बंद का असर कम दिखाई दिया। लेकिन कोलकाता के तमाम इलाकों में हंगामा खूब हुआ।
कोलकाता में सबसे ज्यादा हंगामा एमजी बाजार इलाके में हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ता एमजी बाजार में नारे लगाते हुए सड़कों पर उतरे और पुलिस की टीम के सामने बैठकर नारेबाजी करने लगे। धरना देने के बाद जब बीजेपी के कार्यकर्ता पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़कर आगे बढ़ने लगे तो पुलिस की टीम ने उन्हें रोका। तब बीजेपी के वर्कर बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। इसके बाद पुलिस ने उनकी धरपकड़ शुरू कर दी। बीजेपी के समर्थकों को घसीट कर गाड़ी में डाला गया। उनका धरना प्रदर्शन खत्म करा दिया गया। इसी तरह कोलकाता के टाला ब्रिज की नाकेबंदी करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सुबह सुबह ही ब्रिज पर ट्रैफिक रोक दिया था। टाला ब्रिज के एंट्री पॉइंट पर आग लगा दी गई, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए ट्रैफिक रुक गया। कोलकाता के गरिया इलाके में भी बीजेपी वर्कर्स ने सुबह सुबह सड़कें ब्लॉक कर दी, दुकानों को बंद करा दिया। हालांकि इस दौरान कोलकाता के श्याम बाजार इलाके में बीजेपी के ऑफिस के पास जमकर हंगामा हुआ। जब बीजेपी वर्कर बंद सफल बनाने के लिए दुकानें बंद करा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोका। पुलिस वालों से बीजेपी समर्थकों की बहस हुई। काफी देर तक हंगामा होता रहा। हुगली में बीजेपी के कार्यकर्ता सुबह सुबह रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। स्टेशन पर खड़ी ट्रेन को रोक लिया। यहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और इसके बाद रेलवे ट्रैक खाली हो गया। ट्रेनों की आवाजाही शुरू कर दी गई। बीजेपी के बंद का असर नॉर्थ बंगाल से लेकर साउथ बंगाल तक दिखा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 50 से ज्यादा जगहों पर ट्रेनों को रोका, सड़कों पर चक्का जाम किया और दुकानें बंद कराकर बंद को सफल बनाने की कोशिश की। मिदनापुर जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टायरों को आग के हवाले कर दिया। इसकी वजह से काफी देर तक लोगों का आना जाना रुका रहा। कोलकाता के पास नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुबह सुबह कोलकाता के लिए चलने वाली लोकल ट्रेन को काफी देर तक रोके रखा। आज बंद को सफल बनाने के लिए बीजेपी में के जो बड़े बड़े कार्यकर्ता थे, बीजेपी के बड़े बड़े नेता सड़कों पर उतरे। बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांतु मजुमदार ने कोलकाता के बागुईहाटी में मोर्चा संभाला, तो पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा और पूर्व सांसद लॉकेट चैटर्जी कोलकाता में बाग बाजार इलाके में मोर्चे पर थी। विधायक अग्निमित्रा पॉल और सांसद रूपा गांगुली गरियाहाट मोड़ पर प्रदर्शनकारियों को लीड कर रही थी। सुबह करीब 11 बजे रूपा गांगुली जब दुकानें बंद करा रही थी तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। जब रूपा गांगुली को हिरासत में लिया जा रहा था तो उन्होंने खुद कैमरा ऑन करवा कर दिखाया कि बंद कितना सफल है, लोग घरों से बाहर नहीं निकले हैं। देखिए खाली खाली बस जा रहा है। देखिए प्लीज ये दिखा दीजिए एक बार, दिखा दीजिए एक बार। 4 लोग बैठे पूरे बस में, पूरा बस खाली है। मतलब लोग बोल रहे हैं, ये टीएमसी वाले बोल रहे हैं कि बंद कुछ नहीं हुआ, लोगों ने माना नहीं, लोगों ने माना नहीं। हाँ वो बस देखिए 6 लोग जा रहे हैं, 6 से 8 लोग जा रहे हैं उस बस में। मतलब जनता ने माना हमारा। इसमें देखिए 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 10 लोग एक बस में। हाँ जनता ने माना है। तस्वीरों में आप देखेंगे कि सरकारी बसों के ड्राइवर्स को हेलमेट दिए गए थे, वो हेलमेट लगाकर बसें चला रहे थे, हालांकि बसें खाली थी। पुलिस ने बाग बाजार इलाके में प्रदर्शन कर रही पूर्व सांसद लॉकेट चैटर्जी को भी हिरासत में लिया। लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी पुलिस के जरिए गुंडागर्दी कर रही है, लेकिन बीजेपी डरने वाली नहीं है। उनकी पार्टी पीड़िता को इंसाफ दिलाकर ही रहेगी। जब तक ये विचार नहीं देंगे तब तक हम लोग रास्ते के ऊपर खड़े होंगे। जितना भी आप लोग पुलिस के गिरफ्तार करिए, पुलिस नहीं है, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं, तृणमूल का पार्टी ऑफिस में जा रहे हैं। ऐसे करके कभी नहीं चलेगा। आप लोग देख लिया है, आप लोग देख लिया है। विचार चाहिए, विचार कुछ नहीं होने वाला है। जितना डिटेन करेंगे
उतना लाखों लाखों लोग आएंगे। ये जनता का रोष है, ये जनता का आक्रोश है। जनता ने रास्ते के ऊपर आया है। पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल जो लोग तिलोत्तमा के विचार के लिए रास्ते के ऊपर आएगा वो लोग कोई पुलिस लोग रोक देंगे, लेकिन विचार जारी रहेगा। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं ने बीजेपी के बंद को फ्लॉप बताने में देर नहीं की। कुणाल घोष ने कहा दफ्तरों में 100% अटेंडेंस थी, कारखानों में 85% वर्कर पहुंचे थे, नॉर्थ बंगाल के चाय बागानों में भी 80% कामगार आज काम पर आए थे, इसलिए बीजेपी का बंद पूरी तरह फ्लॉप शो था। कुणाल घोष ने कहा कि बीजेपी को सीबीआई से इंसाफ मांगना चाहिए, लेकिन वो बंगाल में एनआरकी फैलाने में लगी है। बंद पूरा नॉर्मल है, पूरा नॉर्मल। दो एक पॉकेट में थोड़ा कम लोग दिखाई दिया, थोड़ा कम एक टाइम पर सुबह में, क्योंकि काल का जो गुंडागर्दी था डर से कुछ लोग देर से निकला ऐसा, और कुछ जो दुकानें हैं बाजारें हैं वो थोड़ा देर से खुला। क्यों? क्योंकि ट्रेन लाइन डिस्टर्ब कर दिया था उन्होंने। पूरा फ्लॉप है भाजपा का बंद। अब देखिए इंडस्ट्रियल बेल्ट में 85% से ज्यादा अटेंडेंस है, टी गार्डन में 80% के ऊपर अटेंडेंस है, आईटी सेक्टर में 100% के ऊपर अटेंडेंस है, तो पूरा नॉर्मल है। वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, ये पॉलिटिकली वो अनरेस्ट वो क्रिएट करने के लिए ऐसा बिहेव किया था। बंगाल पुलिस ने बीजेपी के बंद को बेअसर करने में आज पूरी ताकत लगा दी। जहां भी बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए वहां पुलिस फौरन एक्शन में आई, उन्हें घसीट कर पुलिस की गाड़ियों में डाला गया। कोलकाता में बीजेपी के नेता फाल्गुनी पात्रा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए काफी देर तक पुलिस वालों के साथ हाथापाई की। श्याम बाजार इलाके में बीजेपी के मुख्यालय के पास पुलिस ने बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। नॉर्थ दिनाजपुर में भी सुबह सुबह बंद कराने निकले बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें लोकल थाने में ले गई। मालदा में भी बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के इलाके नंदीग्राम में भी आज जोरदार हंगामा देखने को मिला। आज सुबह से ही बीजेपी के कार्यकर्ता पार्टी के झंडे लेकर सड़कों पर उतरकर ममता बनर्जी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं की अगुवाई शुभेंदु अधिकारी खुद कर रहे थे। नंदीग्राम में बंद को नाकाम करने के लिए ममता बनर्जी की सरकार ने पूरा जोर लगाया था। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को दुकानें जबरन बंद कराने से रोका तो वो पुलिस वालों से भिड़ गए। कुछ देर तक तो हाथापाई चलती रही और उसके बाद पुलिस ने बैटन चार्ज कर दिया। नंदीग्राम में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठियां चलाई। नंदीग्राम में पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो नॉर्थ 24 परगना के बैरकपुर में भी बंद के दौरान तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने बीजेपी नेता पर हमला कर दिया, गोलियां चलाई, बम फेंके। ये घटना बैरकपुर के भाटपाड़ा इलाके में हुई। बीजेपी के लोकल लीडर प्रियांगु पांडे सुबह सुबह बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह से मिलने जा रहे थे, तभी दर्जनों की तादाद में ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए। सड़क पर एक गाड़ी लगाकर प्रियांगु पांडे की गाड़ी को रोक दिया गया। फिर अचानक गोलियां चलने लगी। एक गोली प्रियांगु पांडे की गाड़ी के ड्राइवर को लगी। गोलियां चलाने के बाद हमलावरों ने कुछ बम भी फेंके। हालांकि थोड़ी देर में मौके पर पुलिस पहुंच गई और हमला करने वाले भाग गए। बीजेपी नेता प्रियांगु पांडे पर हुए इस हमले की वजह से उनकी गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा है। कार के फ्रंट में गोलियों के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। जब गोलीबारी की शिकायत पर पुलिस पहुंची तो मौके से कुछ लाइव बम बरामद किए गए। प्रियांगु पांडे ने आरोप लगाया कि उनके ऊपर हमला इलाके के तृणमूल विधायक सोमेन श्याम के इशारे पर किया गया और इसमें बैरकपुर के टीएमसी सांसद पार्था भौमिक का रोल भी हो सकता है।
तो ये 3 गोलियां सामने से चलती है, बाकी अनगिनत गोलियां चलना शुरू होती है। चारों गाड़ी की स्थिति जर्जर हो जाती है। 500 मीटर रिवर्स में हम लोग गाड़ी करके भागे हैं और वहीं पे पास में एसीपी खड़ा था, लेकिन सामने नहीं आया। ये टोटली जो घटनाक्रम है ये 3 मिनट के अंदर जो है नहीं हुई है, ये पहले से प्री प्लान था। उन लोगों को पता था सुबह 8:30 बजे हमारा रैली होना है समर्थन में। वो जान रहे थे मैं जरूर अपने घर से निकलूंगा और इसी को जो है ध्यान में रखते हुए जैसे मैं निकला हूं, कोई ना कोई लोग जो है टिप दिए, चाहे वो पुलिस का आदमी हो चाहे कोई हो, और ये क्रिमिनल जो है सामने आया। जो भी क्रिमिनल थे वो सब जो यहाँ के जगतदल के एमएलए हैं सोमनाथ श्याम, और बैरकपुर का जो यहाँ का एमपी है पार्थोमिक, इन्हीं के साथ जो है मिचिल मीटिंग में घूमने वाले लोग हैं, इन्हीं के साथ रहने वाले लोग हैं। इन लोगों ने टोटल अटैक किया है और इस पूरे घटना में यहाँ के सांसद और जगतदल एमएलए के साथ साथ पुलिस भी जुड़ी थे। ये टोटल चक्रांत था मेरे मर्डर करने का। टोटल रोहिंग्या मुस्लिम है, हम लोगों के पास कई सारे नाम जो है चिन्हित होकर के, हाँ, ये टोटल जो है नाम हमारे पास आया हुआ है। आरिफ नाम है, नसीम नाम है, ठीक है, बक्का बोल के एक लड़का है, ठीक है, अंडा है, ये सब लड़के थे। बीजेपी के नेता प्रियांगु पांडे की गाड़ी पर हुई फायरिंग का वीडियो बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने हमारी टीम को दिया था और फायरिंग करने वाले गुंडों के नाम भी बताए। अर्जुन सिंह ने कहा कि बीजेपी नेता की हत्या की साजिश के तहत हमला हुआ, पूरी तैयारी के साथ हमला हुआ। साजिश तृणमूल कांग्रेस के विधायक की थी और हमला पुलिस की देखरेख में हुआ। पूर्व परिकल्पित प्रोग्राम के तहत म्यूनिसिपैलिटी का जेटिंग मशीन का गाड़ी लगाकर और गाड़ी को धीमा करके उन पर बम चलाया गया पहले। उसके बाद गोली चलाई गई। गोली ड्राइवर के बगल से गुजरी है, लेकिन ड्राइवर साहस दिखाते हुए बैक गियर में चलना शुरू हुआ था। तो पीछे बैठे एक रवि सिंह, उनको गोली भी मारी गई, उन पर बम भी चलाया गया। वो बुरी तरह से जख्मी हैं, उनको हम लोग भेजे हैं। सारे वीडियो फुटेज मैंने आपको भेज भी दिया अभी। कौन लोग हैं ये सोमनाथ श्याम यहाँ के जो विधायक हैं और वहाँ के लोकल जो अपराधी हैं, टिपुआ, राज पांडे, अंडवा, सोनवा, टिपुआ का साला है, उसमें और भी कई हैं, 20-25 आदमी थे। और सबसे मजे की बात है कि एसीपी की उपस्थिति में ये घटना घटी है। तो सब रोहिंग्या ही हैं, सारे मुसलमान हैं, सब आके वो इस तरह से अपराध करते हैं। उनकी हत्या के प्रयास थी, उनकी हत्या के प्रयास थे। हालांकि बैरकपुर के पुलिस कमिश्नर आलोक राजौरिया ने इस मामले में पुलिस की मिली भगत के आरोप को गलत बताया। पुलिस कमिश्नर ने कहा उनकी टीम ने तुरंत कार्रवाई की, 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस बाकी लोगों का पता लगा रही है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि घटना के बाद लोगों को आश्वस्त करने के लिए वो खुद फ्लैग मार्च पर निकले थे। नहीं, ऑलरेडी हम लोगों ने 8 लोगों को अरेस्ट किया है। लोग जो हैं इलाके के वासी हैं, उसी इलाके के लोग हैं, और किन कारणों से गोली चली है वो हम ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ है, उसमें बहुत जल्दी ये सामने आएगा। और जो बाकी के लोग हैं हम वीडियो फुटेज की जांच कर रहे हैं, उसको देख के बाकी के लोगों को भी अरेस्ट किया जाएगा। थैंक यू। वह प्रियांगु पांडे कह रहे हैं कि जबरदस्त हत्या की साजिश। मैं किसी के एलिगेशंस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। मैंने आपको जो तथ्य हैं वो बता दिए। इलाके में शांति है, आप फ्लैग मार्च कर। बिल्कुल शांति है। देखिए, इलाके को आश्वस्त करने के लिए, क्योंकि एक घटना हुई है और हम हमेशा से ही भाटपाड़ा जगदल जो है उसको अलग नजरिए से देखते हैं और हम पूरी तरह से तत्पर रहते हैं। खासकर आज बंद का जो कॉल किया है एक पॉलिटिकल पार्टी ने, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारी जो है तैयारियों का एक हिस्सा है फ्लैग मार्च करना। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी नेता पर गोलीबारी की वारदात को मामूली बताकर खारिज करने की कोशिश की। टीएमसी के सांसद सौगत रॉय ने कहा कि बीजेपी का बंद पूरी तरह नाकाम रहा, बीजेपी को पब्लिक से कोई सपोर्ट नहीं मिला। सौगत रॉय ने कहा बैरकपुर में जो कुछ हुआ वो लोकल इशू है, आपसी झगड़े का मामला है। बीजेपी क्या कहते हैं कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, उसका जो नवान्नो का जुलूस था वो फ्लॉप, उसका बॉन्ड फ्लॉप। कलकत्ता देखिए सब कुछ चल रहा है, बीजेपी का कुछ है नहीं। वो कह रहे हैं उनको प्लान के तहत आप लोगों ने मारा पीटा, वो प्रदर्शनकारी थे, वो स्टूडेंट्स थे, उसमें कोई और नहीं था। अभी तो बहुत लोग निकल गया जो
बाहर के लोग थे, वो तो फ्लॉप हो गया, उसको लेके हम चर्चा नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं गोली चला दी। नहीं, एकदम झूठ जो सरासर। बीजेपी के नेता हैं प्रियांशु, उनके ऊपर गोली चली। अरे वो लोकल झगड़ा, उसके साथ मत का कोई संपर्क नहीं। हालांकि बीजेपी के बंद को सौगत रॉय फ्लॉप क्यों करार दे रहे हैं, उसकी वजह भी आपको बता देता हूं। इस बंद को फ्लॉप करना बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, माफ कीजिएगा, तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था। तृणमूल कांग्रेस ने भी अपने कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतार दिया था। आसनसोल, नदिया, तमलुक और हुगली के उत्तरपाड़ा में तो ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस हिंसा में दर्जनों प्रदर्शनकारी घायल हो गए। आसनसोल में बीजेपी के वर्कर्स पार्टी का झंडा लेकर सड़क पर निकले। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात थी, लेकिन कुछ ही देर बाद ममता की पार्टी के कार्यकर्ता भी तृणमूल कांग्रेस के झंडे लेकर सामने आ गए। बीच में पुलिस खड़ी थी। पहले दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच बहस हुई और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडों से बीजेपी के लोगों पर हमला कर दिया और पुलिस वाले खड़े होकर तमाशा देखते रहे। नदिया से भी इसी तरह की तस्वीरें आई। यहां भी बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के लोग आमने सामने आए। फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की पिटाई शुरू हो गई। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले से लाठी डंडे लेकर आए थे। जिनके हाथ में लाठी नहीं थी, उन्होंने अपनी पार्टी के झंडे को जेब में रख लिया, उसमें लगी लाठी को हथियार बना लिया। कुछ लोगों ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से झंडे छीने, उसमें लगी लाठी से ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं की पिटाई करनी शुरू कर दी। बीजेपी के एक वर्कर को तो इस कदर पीटा गया कि वो बेहोश होकर सड़क पर ही गिर गया। इस दौरान पुलिस मौजूद थी, लेकिन पुलिस वाले यहां भी हाथ बांधे खड़े रहे। हुगली जिले के उत्तरपाड़ा में भी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी वर्कर्स पर हमला बोला। उत्तरपाड़ा में बीजेपी के मंडल प्रेसिडेंट संजय बानिक और दूसरे बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी के हमलों में बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें मरहम पट्टी कराने के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। बंगाल बीजेपी के प्रेसिडेंट सुकांतु मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार ने आज बंद के दौरान फुल गुंडागर्दी की। ममता बनर्जी के आदेश पर बंगाल की पुलिस टीएमसी की ब्रांच बनकर काम कर रही थी। सुकांतो ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थक पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी वर्कर पर हमले कर रहे थे। सुकांतो ने कहा, जब तक ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती तब तक बंगाल के हालात सुधरने वाले नहीं हैं। हमारे कार्यकर्ता रेल रोको किए थे, जनता ने बोला कि हम भी करेंगे। फिर जनता जुड़कर नेशनल फ्लैग लेके, वो नेशनल फ्लैग लेके जनता ने रेल रोको किया। लेकिन सरकार कोशिश कर रही है कि लोगों को डराने के लिए, जनता को डराने के लिए। आज आप आश्चर्य हो जाएंगे कि बैरकपुर स्टेशन में हमारे कार्यकर्ताओं ने रेल रोको किया था, कौस्तुभ बख्शी और हमारे जिला प्रेसिडेंट मनोज बनर्जी के नेतृत्व में। वहां पे पुलिस आके आपका रेल रोको हटाएगी, ये अंडरस्टैंडेबल है कि हाँ ऐसा ही है। पुलिस और तृणमूल कांग्रेस एक साथ घूम रही है। पुलिस सामने खड़ी है, तृणमूल कांग्रेस पीछे से आके लाठी से मार रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। तो ये काम क्या पुलिस का है कि ये टीएमसी के कार्यकर्ता के है? टीएमसी के कार्यकर्ता अगर बंद का विरोध कर रहे हैं, स्ट्राइक का विरोध कर रहे हैं, तो जुलूस करे, लोगों जुलूस में से लोगों को बोले कि आप बंद मत करिए। लेकिन आप खुद उतर के रेलवे प्रेमिसेस के अंदर जाके, जो आरपीएफ का जुरिस्डिक्शन है, वहां पे जाके आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लाठी से मार रहे हैं, गुंडागर्दी है। अब मैं आपको इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी की बात सुनवाता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में जो गड़बड़ी हो रही है उसके पीछे बीजेपी का हाथ है। बीजेपी बंगाल को बदनाम करना चाहती है। असल में आज तृणमूल कांग्रेस के स्टूडेंट विंग तृणमूल छात्र परिषद का स्थापना दिवस है। इस मौके पर हर साल बड़ा कार्यक्रम होता है। ममता बनर्जी ने छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, लेकिन इस मौके पर सिर्फ ट्रेनी डॉक्टर के रेप और जघन्य हत्या के केस के बाद पैदा हुए हालात पर बात की। बीजेपी पर
घनघोर हमला किया। ममता ने कहा वो भी कानून जानती हैं। महाराष्ट्र में कोर्ट विपक्ष के बंद को गैर कानूनी बताता है, केरल में कोर्ट बंद पर बैन लगाता है और बंगाल में बीजेपी का बंद जायज है। ये डबल स्टैंडर्ड कैसे चलेंगे? ममता ने कहा कि बीजेपी आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाना चाहती है, बंगाल को बदनाम करना चाहती है। सब कुछ केंद्र सरकार की मदद से हो रहा है। ममता ने कहा उन्होंने बीजेपी सरकार जैसी निर्लज्ज, निरंकुश, अहंकारी और अत्याचारी सरकार नहीं देखी। आज बीजेपी ने बंद का ऐलान किया है। आपने सुना होगा कि कल उनको डेड बॉडी चाहिए थी। हमको शांति चाहिए, हमको न्याय चाहिए। हम चाहते हैं कि दोषी को जल्द से जल्द सजा मिले, फांसी हो। लेकिन उनको इंसाफ से कोई मतलब नहीं है। वो इंसाफ पाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाने में जुटे हैं। वो बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहती हूँ तुम्हें धिक्कार है। मैंने केंद्र में ऐसी कोई पार्टी नहीं देखी जिसकी सरकार इतनी खराब हो। बीजेपी जैसी अत्याचारी, अहंकारी, निरंकुश, कुछ से झूठ बोलने वाली और निर्लज्ज सरकार मैंने नहीं देखी। किस लिए बंद? क्या करने के लिए बंद? बंद करना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बंद करो, जिनकी ये एजेंसी है। लोगों के ऊपर अत्याचार क्या असम में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में नहीं हो रहा? मध्य प्रदेश और मणिपुर में अत्याचार नहीं हो रहा है क्या? बैकग्राउंड बताने के बाद ममता बनर्जी ने गियर बदला। पहले कोलकाता पुलिस की तारीफ की, कहा कोलकाता में नाबांध का घेराव करने की कोशिश करने वालों को पुलिस ने सही सबक सिखाया। वो कोलकाता पुलिस को सलाम करना चाहती हैं, क्योंकि बीजेपी के लोग तो कोलकाता में लाशें देखना चाहते थे, लेकिन कोलकाता पुलिस ने अपना खून बहाकर बीजेपी का मंसूबा पूरा नहीं होने दिया। फिर ममता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आई। ममता ने धमकी दी, कहा मोदी बाबू अगर बंगाल में आग लगेगी तो फिर दूसरे राज्य भी जलेंगे। असम, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्य भी नहीं बचेंगे। यह आग दिल्ली तक पहुंचेगी, मैं आपकी कुर्सी हिलाकर रख दूंगी। मोदी बाबू আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন। मोदी बाबू आपकी पार्टी आग लगा रही है। मैं आपको कहती हूँ कि बंगाल में अगर आग लगाई तो असम नहीं बचेगा, नॉर्थ ईस्ट नहीं बचेगा, उत्तर प्रदेश नहीं बचेगा, बिहार नहीं बचेगा, झारखंड नहीं बचेगा, ओडिशा भी नहीं बचेगा और दिल्ली भी नहीं बचेगा। आपकी कुर्सी को हिलाकर रख देंगे। चेयर पर कब्जा करने की लड़ाई हिम्मत है तो वोटिंग से आइए, गोली से नहीं, लाशों से नहीं। सत्ता आपके पास है। कानून क्यों नहीं बनाते कि बलात्कार करेंगे तो फांसी होगी? क्यों नहीं कानून बना रहे हो? मैं अभी भी बोल रही हूँ नरेंद्र मोदी, आपकी पार्टी मुझे कितना जानती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता दूं कि जितना फंडिंग करना है बहुतों को आप लोग फंडिंग कर रहे हैं। सब खबर हम लोग रख रहे हैं। ध्यान रखिएगा, उस फंडिंग की हम लोग एंडिंग कर देंगे। इसके बाद ममता बनर्जी ने ईडी और सीबीआई से लेकर पश्चिम बंगाल के गवर्नर तक सबको कोसा। ममता ने कहा कि ईडी और सीबीआई सिर्फ बंगाल को बदनाम करने के मोहरे हैं। सीबीआई क्यों नहीं बता रही कि ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के केस में अब तक उसने क्या किया? ममता ने कहा वो चाहती हैं महिलाओं के साथ हैवानियत करने वालों को फांसी की सजा हो। वो 10 दिन के भीतर विधानसभा का सेशन बुलाकर ऐसा कानून पास करेंगी और गवर्नर के पास भेजेंगी। ममता ने कहा वो जानती हैं कि गवर्नर इस कानून को मंजूरी नहीं देंगे तो तृणमूल कांग्रेस की महिला विधायक गवर्नर हाउस के बाहर धरना देकर राज्यपाल को भी एक्सपोज करेंगी। आज कदिन हलो घटना घटे ओरा पेয়েছে मंगलवार। आज कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए घटना घटे? मंगलवार को हुई थी घटना। सीबीआई का ऑर्डर कब हुआ? शायद मंगलवार को। 16 दिन हो गए। अब तक क्या हुआ? कहाँ गया न्याय? न्याय लेना होगा, बोलना होगा। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, जवाब दो सीबीआई। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, जवाब दो सीबीआई। फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, जवाब दो सीबीआई। मैं आपसे कहकर जा रही हूँ, मैं अगले हफ्ते विधानसभा सत्र बुलाऊंगी। विधानसभा स्पीकर को बोलूंगी 10 दिन के अंदर ये बिल पास करें कि फांसी हो। इसे राज्यपाल के पास भेजेंगे। मैं जानती हूँ राजा बाबू इसमें कुछ नहीं करेंगे। नहीं करने पर महिलाएं याद रखिएगा, राजभवन जाकर घंटों तक धरना देंगे। पुरुष भी रहेंगे। इस बिल पर हस्ताक्षर करना होगा। राज्यपाल को राष्ट्रपति के पास भेजकर जिम्मेदारी से नहीं बचना होगा। ममता के बयान पर बीजेपी के नेताओं ने सख्त ऐतराज जताया।
चूंकि ममता ने असम में आग लगने की बात कही तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की? हमें लाल आंख मत दिखाइए, अपनी असफलता को राजनीति में भारत को जलाने की कोशिश में मत बदलिए। इस तरह की विनाशकारी भाषा आपको शोभा नहीं देती। इसके अलावा पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर ममता के खिलाफ एक्शन की मांग की। सुकांतो ने कहा कि ममता देश के दूसरे राज्यों में आग लगाने की धमकी दे रही हैं। ये राष्ट्र विरोधी बयान है, इसलिए केंद्र सरकार को मुख्यमंत्री के इस बयान पर संज्ञान लेकर एक्शन लेना चाहिए। ममता के बयान पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता सीधे सीधे प्रधानमंत्री को धमकी दे रही हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। ये उनका डर है, डेस्परेशन है, जिसकी वजह से वो ऐसे उल्टे सीधे बयान दे रही है। खुला ममता बनर्जी ने आज थ्रेट कर रहा है, मोदी जी को गिरा दूंगा, इस बार रिवेंज होगा, इस बार हमारा आदमी थोड़ा करेगा कुछ। क्या करना क्या बाकी है ममता बनर्जी? अरे वो तो आज बता दिया मोदी जी को वो गिरा सकता है, उनका पास 29 एमपी है, एनडीए का पास 293 एमपी है, खुद बीजेपी का पास 240 एमपी है। उन्होंने मोदी जी को भी हिला दिया, बोला मैं मोदी जी को गिरा सकती हूं। इतना ताकतवर लीडर बंगाल का है, वो सब बोल सकती है। शी इज नाउ वेरी स्केयर्ड ड्यू टू मैसिव मास मूवमेंट अगेंस्ट दिस मिसरूल। हालांकि ममता बनर्जी ने बीजेपी को चेतावनी दी, केंद्र सरकार पर इल्जाम लगाए, लेकिन प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स के प्रति ममता ने नरमी दिखाई। जिस वक्त ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही थी, उस वक्त कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और निर्मम हत्या के खिलाफ प्रोटेस्ट मार्च निकाल रहे थे। प्रोटेस्ट करने वाले डॉक्टर्स ने कहा कि सरकार उन्हें सुरक्षा देने के तमाम दावे कर रही है, लेकिन हकीकत यह कि इस मामले में सिर्फ सियासत हो रही है। डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही। हमारा जो चार जो डिमांड था उसमें से कुछ भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। आज ऑलमोस्ट 20 डेज हो गया है, तो उसी के लिए हम लोग फिर से बोल रहे हैं ताकि हम लोग जस्टिस मिल सके। सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा आप लोगों को? आज हम लोगों का जो मान है, शान है, जो डॉक्टर लोग हम लोग काम करते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी का एकदम 0% आ गया है। इतना पॉलिटिक्स आ गया है कि हर एक को आज रास्ते पे उतरना पड़ रहा है। हालांकि आज ममता ने एक बार फिर डॉक्टर से काम पर लौटने की अपील की। ममता ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि वो डॉक्टर्स का साथ दें। पुलिस भी प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर के साथ नरमी से पेश आए। ममता बनर्जी ने कहा वो डॉक्टर्स के गुस्से को समझती हैं, उनके प्रोटेस्ट को सपोर्ट करती हैं, उन्हें डॉक्टर्स के भविष्य की चिंता है। ममता ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को डॉक्टर्स पर सख्त एक्शन लेने को कहा था, लेकिन वो डॉक्टर्स का करियर खराब करना नहीं चाहती, इसलिए अब तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। अब डॉक्टर्स को भी आम लोगों की परेशानी को समझते हुए काम पर लौटना चाहिए। আজকেও জুনিয়র ডাক্তারদের মিছিল আছে, আমি চাই তারা ভালো করে। आज भी जूनियर डॉक्टर्स का मार्च है। मैं चाहती हूँ वो इसे अच्छे से करें। मेरा समर्थन उनके साथ है और रहेगा। वो लोग बहुत काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों कहा था राज्य सरकार को ये पावर दी थी कि हड़ताली डॉक्टरों पर एक्शन लें। मैं एक्शन नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं उनका भला चाहती हूँ। अगर मैं उन पर FIR करती हूँ तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा, विदेश जाने का चांस खत्म हो जाएगा, पासपोर्ट नहीं मिलेगा, वीजा नहीं मिलेगा। अगर मैं उन पर एक्शन लेती हूँ तो उनका पूरा जीवन खराब हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। हमारी सरकार मानवीय संवेदनाओं को समझती है। मानवता के लिए हम लोग और डॉक्टर तैयार करना चाहते हैं। মানবিক মুখ আছে। ममता ने डॉक्टर से काम पर लौटने की अपील तो की, लेकिन इशारों में बता दिया कि वो प्रोटेस्ट करने वाले डॉक्टर्स का करियर खराब कर सकती हैं। इस बात को बीजेपी ने पकड़ा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा ममता डॉक्टर से अपील नहीं कर रही थी, बल्कि उन्हें धमका रही थी। मुख्यमंत्री आकर प्रेस को संबोधित करें और आप उनके शब्दों को गौर करिए।
वो क्या कह रही हैं? मैं नहीं चाहती कि एफआईआर हो, हम एफआईआर नहीं करना चाहते ताकि कैरियर ना बर्बाद हो, पासपोर्ट और वीजा मिलने में समस्या ना हो। मुझे लगता है कि देश की प्रबुद्ध जनता और पश्चिम बंगाल, जहां की प्रबुद्धता कई शताब्दियों से बहुत प्रसिद्ध है, वो इसका अर्थ, भाव और अभिव्यक्ति न समझ पा रहे हो, ऐसा संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि शब्दों के हेरफेर के साथ ममता बनर्जी जी ने सीधे डॉक्टरों को धमकाने का काम किया है। इस राजनीतिक टकराव के बीच आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कोलकाता रेप मर्डर के केस को लेकर दुख जताया। राष्ट्रपति ने कहा कि कोलकाता की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। कोलकाता में जो हुआ उसे सुनकर वो व्यथित हैं, भयभीत हैं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। राष्ट्रपति ने कहा, आज महिलाएं और डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों को लेकर देश के हर नागरिक को ईमानदारी से अपने मन के भीतर झांकने और आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है। तभी महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सकता है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि 2012 में निर्भया के साथ हुई बर्बरता के 12 साल बाद भी हालात नहीं बदले। ऐसा लगता है हमने उस घटना से कोई सबक नहीं सीखा। सब लोग बहुत जल्दी ऐसी घटनाओं को भुला देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि जैसे ही राष्ट्रपति महोदया का बयान आया तो तृणमूल कांग्रेस ने रिएक्ट किया। कुणाल घोष ने कहा कि राष्ट्रपति बीजेपी के नेता की तरह बयान न दें। जब उत्तर प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान और महाराष्ट्र में महिलाओं पर अत्याचार होते हैं तब राष्ट्रपति खामोश क्यों रहती हैं? कुणाल घोष ने कहा कि राष्ट्रपति को अपने पद की गरिमा बनाए रखना चाहिए, राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। ये राष्ट्रपति महोदय अभी क्यों बोल रहा है? बंगाल में हुआ इसलिए अभी क्यों बोल रहा है? उन्नाव, हाथरस, प्रयागराज, बिलकिस, मध्य प्रदेश, मणिपुर में कहां थे आप? महाराष्ट्र, बदलापुर, उत्तराखंड, कोई स्टेटमेंट नहीं आया राष्ट्रपति महोदय का। साक्षी मालिक, रेसलर, विमेन रेसलर, गोल्ड मेडलिस्ट, उनका एलिगेशन था भाजपा एमपी ब्रिजभूषण के खिलाफ। कहां थे राष्ट्रपति महोदय? कहां थे तब? क्यों चुप थे आप? अभी बंगाल में हुआ है, ये सोशल क्राइम है, बंगाल में हुआ है, इसलिए आपका ज्यादा चिंता हो रहा है। लेकिन जब भाजपा स्टेट्स में होता है तब आपका स्टेटमेंट नहीं आता। हम आपको रिस्पेक्ट करता है। भाजपा लीडर जैसे स्टेटमेंट मत कीजिए, ये आपसे हमारा रिक्वेस्ट है। इस सारे मामले को एक पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर को लेकर राजनीति नहीं की जानी चाहिए, लेकिन आज उन्होंने इस मामले पर घनघोर राजनीतिक बयानबाजी की। ये कहना कि बंगाल में गड़बड़ होगी तो दूसरे राज्यों में भी आग लगेगी, आग दिल्ली तक पहुंचेगी, ये राजनीति नहीं तो और क्या है? जब पूरे प्रदेश में आग लगी है तो एक जिम्मेदार लीडर को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। ममता बनर्जी तो खुद एक आंदोलन के प्रोडक्ट हैं। ममता ने आज सीबीआई से हिसाब मांगा और कोलकाता पुलिस की तारीफ की। ये उनकी दूसरी गलती है। बंगाल के लोग कोलकाता पुलिस से बहुत नाराज हैं। कोलकाता पुलिस ने जिस तरह से आरजी कर हॉस्पिटल में बर्बर रेप और निर्मम हत्या को डील किया, वहीं से स्टूडेंट्स में नाराजगी शुरू हुई। क्राइम सीन पर छेड़छाड़ की गई, अनवांटेड लोगों को वहां पर घुसने दिया गया, पेरेंट्स को बॉडी देखने से घंटों तक रोका गया, एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई, जो भीड़ रात में हॉस्पिटल में सबूत पिटाने के लिए घुसी थी उसे रोकने में कोलकाता पुलिस नाकामयाब रही। मेन एक्यूज्ड रात भर कोलकाता पुलिस की बाइक पर घूमता रहा। इन सारी बातों ने लोगों को कोलकाता पुलिस के प्रति आक्रोशित किया है। उस पर कल पुलिस ने छात्रों की पिटाई की, टीयर गैस चलाए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इतना सब होने के बाद मुख्यमंत्री अगर कोलकाता पुलिस की तारीफ करेंगी तो लोग इसे कैसे बर्दाश्त करेंगे?
इसलिए पुलिस के प्रति जो लोगों की नाराजगी है वो सरकार के प्रति गुस्से में बदल गई। अगर ममता बनर्जी ने इन सारी बातों का राजनीतिक इस्तेमाल किया तो बीजेपी ने भी लोगों के इस गुस्से का फायदा उठाया। तीसरी बड़ी बात है कि जब भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बंगाल की बेटी के साथ हुए जुल्म का जिक्र किया तो उनकी नीयत पर भी तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने सवाल उठाए। एक अच्छी परंपरा नहीं है। राष्ट्रपति ने किसी एक घटना के बारे में, किसी एक राज्य के बारे में कमेंट नहीं किया। उनकी पूरी बात सुनेंगे तो पता चलेगा उन्होंने तो पूरे देश में महिलाओं पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। जैसे राष्ट्रपति निराश हैं, भयभीत हैं, ऐसे ही देश की हर बहन बेटी के मन में डर है, निराशा का भाव है। राष्ट्रपति ने उस दिन का जिक्र किया जब स्कूलों की बच्चियां रक्षाबंधन के दिन उन्हें राखी बांधने आई थी। द्रौपदी मुर्मू ने कहा इन बच्चों ने बड़ी मासूमियत से उनसे पूछा था क्या उन्हें एश्योरेंस मिल सकता है कि भविष्य में कभी निर्भया जैसा केस नहीं होगा। राष्ट्रपति ने जो बात बताई उसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। हमारे देश में छोटी छोटी बच्चों के मन में किस तरह का डर है, किस तरह का खौफ है, अपनी सुरक्षा को लेकर किस तरह की चिंता है, ये पूरे समाज के लिए शर्म की बात है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज इस बात का जिक्र किया कि कैसे कई जगहों पर छोटी छोटी मासूम बच्चों पर जुल्म होता है, उनके साथ बर्बरता होती है और इसका एक और उदाहरण गुजरात में मिला है। गुजरात के वलसाड़ में 3 साल के एक मासूम से दरिंदगी का मामला सामने आया, जिसे लेकर पिछले 24 घंटे से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। आज वलसाड़ के उमर गांव में हजारों महिलाओं ने प्रोटेस्ट मार्च किया और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। असल में वलसाड़ जिले के उमरगांव में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ गुलाम मुस्तफ़ा नाम के एक शख्स ने हैवानियत की। आरोपी झारखंड का रहने वाला है और वो बच्ची के पिता का परिचित है। चूंकि आरोपी का घर में आना जाना था, किसी को उस पर शक नहीं था, इसलिए मौका देखकर वो बच्ची को अपने कमरे में ले गया, उसके साथ दुराचार किया और वहां से फरार हो गया। बच्ची के घर वालों को जब घटना के बारे में पता चला, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई तो पुलिस ने कुछ ही घंटों में गुलाम मुस्तफ़ा को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। वो झारखंड का रहने वाला है और ट्रेन से अपने गांव भागने की फिराक में था। चूंकि इस दिल दहलाने वाली वारदात से वलसाड़ के लोगों में जबरदस्त नाराजगी है, हजारों लोगों ने थाने को घेर लिया था, तोड़फोड़ की और आगजनी भी की। इसलिए पुलिस लोगों को समझा रही है कि वो शांति बनाए रखें, हंगामा न करें, तोड़फोड़ न करें। वलसाड़ के एसपी ने कहा कि पुलिस ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। आरोपी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाकर उसे जल्दी से जल्दी कड़ी सजा दिलाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। ये जो अक्यूज है वो लड़की के पिता का नोन है, उसका दोस्त है और इसी का फायदा उठा के उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। अक्यूज वलसाड़ छोड़ के अपने शहर जहाँ जिला है, जो गांव है, झारखंड स्टेट, वहां पे भागने की कोशिश कर रहा था। अक्यूज को पकड़ लिया गया है। अक्यूज अभी हमारी कस्टडी में है और पूरा इन्वेस्टिगेशन हम लोग जल्द से जल्द करके इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लीडर के साथ रिक्वेस्ट करके उनको स्पेशल पीपी भी हम लोग नियुक्त करवाने वाले हैं। पुलिस के आश्वासन के बाद वलसाड़ में अब शांति है। लोगों ने नाराजगी जाहिर की, प्रदर्शन किया। पुलिस ने बिना देर के अपराधियों को पकड़ लिया। मामले को दबाने या छुपाने की कोशिश नहीं हुई, इसीलिए हालात काबू में रहे और यही होना चाहिए। अगर कोलकाता में पुलिस रेप और मर्डर के केस को आत्महत्या बताने की कोशिश न करती, एफआईआर दर्ज कराने में देर न करती, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश न की गई होती, बदलापुर में पुलिस हैवानियत के शिकार बच्चों के पेरेंट्स की शिकायत पर तुरंत एक्शन ले लेती, तो कोलकाता और महाराष्ट्र में भी ये मामले इतने बड़े न बनते। जब लोगों को सिस्टम पर, पुलिस पर संदेह होता है, शक होता है, तभी हालात ज्यादा खराब होते हैं। इसीलिए आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, महिलाओं, बहन बेटियों के साथ होने वाले जुल्म के केसेस में कानून को सख्त, पुलिस को एक्टिव और समाज को सेंसिटिव होने की जरूरत है। आज झारखंड से बड़ी खबर आई।
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने आरोप लगाया कि झारखंड की सरकार चंपाई सोरेन की जासूसी करवा रही है। हिमंता ने कहा कि हेमंत सोरेन अपनी सरकार के मंत्री चंपाई सोरेन की पिछले 5 महीने से जासूसी करवा रहे हैं। स्पेशल ब्रांच के 2 सब इंस्पेक्टर लगातार चंपाई पर नजर रखे हुए हैं। असल में चंपाई सोरेन ने कल ही बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया। इससे पहले वो 2 बार बीजेपी हाईकमान से बातचीत के सिलसिले में दिल्ली आए थे, ताज होटल में ठहरे थे। हिमंता ने बताया कि झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच के 2 इंस्पेक्टर उसी फ्लाइट से आए जिसमें चंपाई सोरेन थे। फिर दोनों इंस्पेक्टर्स ने ताज होटल के उसी फ्लोर पर रूम बुक कराया जिस फ्लोर पर चंपाई सोरेन ठहरे थे। हिमंता ने कहा जब ये दोनों चंपाई की तस्वीरें खींच रहे थे तो उनके स्टाफ को शक हुआ, पुलिस को खबर दी गई। दिल्ली पुलिस ने जब इन दोनों से पूछताछ की तो असलियत सामने आ गई। चंपाई सोरेन जी जब दिल्ली गए थे वो दोनों बार ताज होटल में रुके थे, लेकिन कल पता चला कि दोनों बार जो वो दिल्ली गए थे दोनों बार उसको झारखंड का एसबी उनको फॉलो किए थे। तो कल इवनिंग ये दोनों एसबी का एजेंट को लोगों ने पकड़ा और दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया। पहले वो लोग बोल रहा था कि हम लोग जर्नलिस्ट थे, बाद में पता चला कि ये दोनों झारखंड पुलिस का सब इंस्पेक्टर है। मेरा अभी संदेह है कि शायद उनका फोन भी टैप हुआ होगा। दोनों पुलिस ऑफिसर को कुछ समय एक महिलाओं का साथ भी देखा गया, तो ये हो सकता है कोई ट्रैपिंग का भी कुछ शायद स्कीम कुछ बना हुआ था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने चंपाई सोरेन की जासूसी की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग की। बाबूलाल मरांडी ने कहा हेमंत सोरेन की सरकार चंपाई सोरेन को किसी मामले में फंसाने की साजिश रच रही थी, इसलिए हकीकत जनता के सामने आनी ही चाहिए। उस व्यक्ति के ऊपर जासूसी कर रहे हैं जो हेमंत सोरेन के वो पिता तुल है, उनके पिता के साथ उन्होंने काम किया, वर्षों तक काम किया, मुख्यमंत्री रहे और उन्हीं की सरकार में उनके साथ कैबिनेट के मंत्री, उनके ऊपर उनको भरोसा नहीं है। हाई कोर्ट के सिटिंग जज से पूरे मामलों की जांच करानी चाहिए। वजह क्या है? वजह कुछ नहीं था जासूस करने की, वजह था उसको फंसाने की। हम लोगों के साथ तो ऐसी ही सरकार के स्पेशल ब्रांच के लोग रहते ही हैं। कुछ भी उनको जानकारी लेना होगा तो उनके कर्मचारी बुला के पूछ सकते हैं, उनके पदाधिकारी सीनियर अफसर। एक्स्ट्रा लगाने का मतलब उनको और फंसाने का इसमें से चाल थी। चंपाई सोरेन के सचिव गुरु प्रसाद महतो ने चाणक्यपुरी थाने में इस घटना की शिकायत दर्ज कराई है। चंपाई सोरेन आज रांची पहुंचे। उन्होंने यहां पहुंचकर झारखंड मुक्ति मोर्चे की मेंबरशिप और सरकार के सारे पदों से इस्तीफा दिया। 30 अगस्त को वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। जब उनसे जासूसी के बारे में पूछा गया तो ज्यादा कुछ नहीं बोले। उन्होंने बस इतना कहा कि वो तो जमीन से जुड़े नेता हैं, उनकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जिसको लेकर वो डरें। जिसको जासूसी करानी हो कराएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम संघर्षशील व्यक्ति हूँ और संघर्ष करने वाला आदमी के पीछे में बहुत जासूसी भी होता है, लेकिन उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हम हर समय संघर्ष के समय सावधानी के साथ चलते हैं। अगर चंपाई सोरेन की जासूसी हुई, उन पर नजर रखी गई तो ये कोई नई बात नहीं है। सरकारें चलाने वाले सब लोग कहते हैं ऐसा करना गलत है, पर सब करते हैं और बेशर्मी से करते हैं। वैसे भी आजकल सबके हाथ में फोन है। फोटो खींचना, किसी के मूवमेंट को ट्रैक करना आसान सा काम है, इसलिए इसको लेकर इतनी हाय तौबा मचाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने का मामला अब महाराष्ट्र में सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया है। महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने इस मुद्दे पर 1 सितंबर को मुंबई में आंदोलन करने का ऐलान किया है। इसमें उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले समेत महाविकास आघाड़ी के सभी नेता शामिल होंगे। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के विरोध में महाविकास आघाड़ी ने आज सिंधुदुर्ग में बंद की कॉल दी थी। बंद में कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करने आदित्य ठाकरे, विजय वडेट्टीवार और जयंत पाटिल भी सिंधुदुर्ग पहुंचे थे, लेकिन यहां महाविकास आघाड़ी के समर्थक नारायण राणे के सपोर्टर से भिड़ गए। जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरकर टूटी थी,
आदित्य ठाकरे अपने सपोर्टर्स के साथ वहां पर नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान वहां बीजेपी के नेता और सिंधु दुर्ग के सांसद नारायण राणे भी अपने बेटे नितेश राणे के साथ वहां पहुंच गए और जैसे ही दोनों गुट के कार्यकर्ता आमने सामने आए, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। इसके बाद दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात को संभाला। जिस वक्त सिंधुदुर्ग में महाविकास आघाड़ी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का झगड़ा हो रहा था, उस वक्त मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में महाविकास आघाड़ी के सीनियर लीडर्स की मीटिंग चल रही थी। इस मीटिंग में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले के साथ महाविकास आघाड़ी के कुछ और नेता भी मौजूद थे। मीटिंग खत्म होने के बाद उद्धव ठाकरे ने कानून व्यवस्था और करप्शन के मुद्दे पर एकनाथ शिंदे की सरकार को घेरा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का गिरना महाराष्ट्र का अपमान है। यह भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत है। इसके विरोध में महाविकास आघाड़ी के लोग 1 सितंबर को मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर इकट्ठा होंगे और वहां छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के पास बैठकर आंदोलन करेंगे। आने वाले रविवार को हम मुंबई में तीनों पार्टियों के प्रमुख नेता, शीर्ष नेता और हम सारे जो हमारे साथी अन्य पक्ष है उनको सारे शिव प्रेमी और सारे पार्टियों के जो शीर्ष नेता है और कार्यकर्ता जिनके दिल में शिवाजी महाराज है, वो सारे आने वाले 1 तारीख यानी रविवार को हुतात्मा स्मारक वहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। हम जिन्होंने मुंबई के लिए बलिदान दिया है उनको वंदन कर कर हम गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ, जहाँ पर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का एक स्टैचू है, वहाँ उनको वंदन करने के लिए जाएंगे। शरद पवार ने भी इस मामले में महायुति सरकार को घेरा, करप्शन का इल्जाम लगाया। इसलिए महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इस पर रिएक्ट किया। फडणवीस ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का टूटना दुखद है, सबको इसका खेद है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार और उन्होंने खुद इस मामले में महाराष्ट्र की जनता से हाथ जोड़कर माफी मांगी है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शरद पवार जानते हैं ये मूर्ति नेवी ने बनाई थी, इसलिए इसमें सरकार का कसूर नहीं है। इसके बाद भी इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए, ये भी छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है। शरद पवार साहब ज्येष्ठ नेता, शरद पवार एक बड़े नेता हैं। उन्हें ये पता है कि ये पुतला नेवी ने तैयार किया था, राज्य सरकार ने नहीं। इसमें कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं है। ये राजनीति से प्रेरित बयान सिर्फ चुनाव को देखते हुए दिए जा रहे हैं। पवार साहब जैसे बड़े नेता को ऐसा बयान शोभा नहीं देता। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि चाहे राज्य सरकार हो, नेवी हो, सब मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी गलती हुई है वो दोबारा ना हो। जिन्होंने किया है उन्हें सजा हो और छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा वहां पर फिर से खड़ी की जाएगी। इसे लेकर कार्रवाई शुरू है। ये बात सही कि शिवाजी महाराज का स्टैचू गिरने से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। शिवाजी महाराज पूरे देश का गौरव है, इसीलिए चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स को बार बार माफी मांगनी पड़ रही है। हैरानी की बात है कि यह स्टैचू नेवी ने बनवाया था। लोग आर्म्ड फोर्सेस से इस तरह के काम की अपेक्षा नहीं कर सकते, इसलिए इसकी जांच तो होनी चाहिए। मैं आपको गुजरात से आई कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें दिखाता हूं। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हालात काफी खराब हैं। पिछले 2 दिनों में 16 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में बारिश और बाढ़ की वजह से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। 5000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है और 20,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। भारी बारिश के कारण सौराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। सौराष्ट्र के सभी 11 जिले बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। घर, दुकान, मकान, खेत, खलिहान और यहां तक कि मंदिर भी डूब गए हैं। राजकोट में रामनाथ महादेव मंदिर के आसपास का पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे नदी के बीच कोई मंदिर बना है और नदी उफान पर है। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि जामनगर में पिछले 24 घंटे में 387 मिलीमीटर बारिश हुई है, इसलिए पूरा शहर पानी में डूब गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसीज लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ की 14 प्लेटून और
एसडीआरएफ की 22 प्लेटून को इस काम में लगाया गया है। इसके अलावा नेवी और कोस्ट गार्ड की टीमें भी रेस्क्यू के कामों में मदद कर रही हैं। अब तक करीब 8,460 लोगों को रेस्क्यू करके सेफ जगहों पर शिफ्ट किया गया है। द्वारका के पास समंदर में फंसे 13 मछुआरों को भी बचा लिया गया है। अहमदाबाद में भी बाढ़ जैसे ही हालात हैं। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें अहमदाबाद के गोदरेज गार्डन सिटी की हैं, जहां सड़कों पर पानी भरा हुआ है। आसपास का पूरा इलाका डूब गया है। वडोदरा में हालात बेहद खराब हैं। विश्वामित्री नदी के किनारे बसे वडोदरा का ज्यादातर हिस्सा डूबा हुआ है। कहीं कहीं तो 10 से 12 फीट तक पानी भर गया है। विश्वामित्री नदी का वाटर लेवल एक दिन पहले ही 25 फीट के डेंजर मार्क को क्रॉस कर चुका है। यह खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि विश्वामित्री नदी वडोदरा के बीच से बहती है और पानी का लेवल अभी कम होता दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से शहर के हालात बिगड़ सकते हैं। बाढ़ से जो हालात पैदा हुए हैं उसे रिव्यू करने के लिए आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। 2 मंत्रियों ऋषिकेश पटेल और जगदीश विश्वकर्मा को भी फ्लड अफेक्टेड एरियाज में भेजा। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। जो लोग बाढ़ में फंसे हैं उन तक फूड पैकेट्स पहुंचाए जा रहे हैं। अब तक 38,000 से ज्यादा फूड पैकेट्स बांटे जा चुके हैं और जरूरी दवाएं भी पहुंचाई जा रही हैं। गुजरात में इतनी बुरे हालात इसलिए हुए हैं क्योंकि पूरे सीजन में जितनी बारिश होती है उसकी 25% से ज्यादा बारिश सिर्फ पिछले 4 दिनों में हो गई। चिंता की बात है कि मौसम विभाग ने 27 जिलों में अगले 24 घंटों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसलिए गुजरात के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है।